Very good morning to all of you. Let us start our second class thermodynamics class 2. हम लास्ट टाइम कर रहे थे वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस. वर्क इन एडियाबैटिक प्रोसेस. वहां पे हमारा आ गया था W इज इक्वल टू K और यहाँ से V2 रेज टू पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 रेज टू पावर माइनस गामा प्लस 1. वहां पे हमने इंटीग्रेशन करके डिनोमिनेटर में यहाँ पे माइनस गामा प्लस 1 नहीं लिखा था, तो यहाँ पे ये लिख लीजिएगा. ठीक है, तो हमारे पास वर्क डन आ गया है W इज इक्वल टू, और हमें पता है इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन P1V रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू P2V2 रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू K. अगर मुझे यहाँ पे K की वैल्यू पुट करनी है, अगर मुझे यहाँ पे इसको एक्सपेंड करना है, तो यहाँ पे एक्सपेंशन ऐसे आ सकती है K V2 रेज टू पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस K V1 रेज टू पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1. पुटिंग द वैल्यू ऑफ K W इज इक्वल टू, एक बार तो K की जगह हमें रख देना है यहाँ पे P2 रेज टू पावर गामा P2V2 रेज टू पावर गामा इंटू V2 रेज टू पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस P1, यहाँ पे K की जगह रख सकते हैं हम P1 V1 रेज टू पावर गामा V1 रेज टू पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन गामा माइनस गामा प्लस 1. तो यहाँ पे वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस गामा. अगर मैं माइनस कॉमन लेती हूँ नीचे से और ऊपर से, तो यहाँ पे आ जाएगा P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1. और अगर मुझे यही जो एक्सप्रेशन है वो टेम्परेचर में लिखना हो, टेम्परेचर में, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे हमें पता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वैसे भी फॉर एन आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT. और अगर मुझे यहाँ पे P1V1 लिखना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये nRT1. तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस ऑल्सो nRT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1. दिस इज द वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस. Work done in adiabatic process. यहाँ पे हमने गामा की बात की है कि गामा क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन में स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अगर हम यहाँ पे बात करें कि स्पेसिफिक हीट होती क्या है, स्पेसिफिक हीट होती है कि अगर हमने किसी भी गैस का टेम्परेचर राइज करना है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस. अगर हमें किसी भी गैस का टेम्परेचर राइज करना है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट हमें रिक्वायर्ड होती है वो स्पेसिफिक हीट होती है. स्पेसिफिक हीट दो तरह की होती है, एक तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और एक होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. एक होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज CP, एंड CV एट कांस्टेंट वॉल्यूम. और यहाँ से एक क्वेश्चन भी अराइज होता है कि वाई CP इज ग्रेटर देन CV. और अगर हम आइडियल गैस सिचुएशन की बात करें, मैं यहाँ पे डिराइव करके नहीं दिखा रही कि कैसे जो CP और CV में रिलेशन होता है फॉर एन आइडियल गैस. यहाँ पे CP और CV में रिलेशन होता है CP इज इक्वल टू CV प्लस R, मेयर्स फॉर्मूला फॉर एन आइडियल गैस. तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि वाई CP इज ग्रेटर देन CV, क्योंकि इसका जो कारण होता है वो ये होता है कि CV जो होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो हमें पता है वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 PdV 0 CV के लिए. CV के कॉरस्पॉन्डिंग जो DW होगा वो 0 होगा. तो यहाँ पे लेकिन जो CP होता है, CP एट कांस्टेंट प्रेशर, CP के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क डन कराना पड़ेगा. यहाँ पे CP के केस में DW नॉट इक्वल टू 0, वर्क डन नॉट इक्वल टू 0. तो जो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए यूज हो जाएगी, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को यूज करना पड़ेगा वर्क डन कराने के लिए. ठीक है, तो CP इज ग्रेटर देन CV. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे एक डिफरेंस हमें पता नहीं चलता कि लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट के बीच डिफरेंस क्या होता है. लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट के बीच, लेटेंट हीट जो होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी या अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम. मान लीजिए सॉलिड है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो हमें कौन सी अमाउंट ऑफ हीट इसको देनी पड़ेगी, हमें कौन सी हीट देनी पड़ेगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन.
ठीक है। तो जो लेटेंट हीट होती है, जब भी फेज चेंज होगा, स्टेट चेंज करते हैं, तो जो हीट हमें देनी पड़ती है उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। और अगर हम स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं, स्पेसिफिक हीट होती है टू राइज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को राइज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ से एस्टेट पीजीटी फिजिक्स एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, कहाँ से कि स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कीजिए, स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कीजिए। हम स्पेसिफिक हीट का टॉपिक यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने एडियाबैटिक एक्सपेंशन में गामा टर्म यूज किया और गामा में होता है सीपी बाय सीवी। तो गामा की वैल्यू निकालने के लिए हमें सीपी और सीवी का पता होना चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट को निकालने के लिए हमें यहाँ पे हमें पता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे, कि अगर हम एनर्जी एसोसिएटेड पर मोलिक्यूल और पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम इज इक्वल टू होती है हाफ के बी इंटू टी, वेयर के बी इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के बी इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो अगर मैं इस एनर्जी को निकालना चाहती हूँ, एनर्जी पर मोलिक्यूल, पर मोलिक्यूल, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ के टी है, और मान लीजिए मेरे पास एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो यहाँ से एफ बाई टू के बी इंटू टी, और हमें पता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, के बी इज इक्वल टू आर अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स। और इसी एनर्जी को अगर मैं, इसी एनर्जी को अगर मैं पर मोल निकालना चाहूँ, एक नंबर ऑफ, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स में निकालना चाहूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ बाई टू के बी इंटू टी इंटू एन ए। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स के लिए निकालू, वैल्यू पुट कर देते हैं के बी की आर अपॉन एन ए टी इंटू एन ए, एन ए से एन ए कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हमें मिल गई एनर्जी पर, एनर्जी पर मोल एफ बाई टू आर टी। और ये जो एनर्जी पर मोल होती है ये मेनली काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स पर मोलिक्यूल पर मोल्स, मतलब एक मोल की काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की, और कितनी कितनी अमाउंट ऑफ वन मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी एफ बाई टू आर टी। ठीक है। उसके बाद ये जो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मेनली किससे रिलेटेड होती है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी, जो गैस की इंटरनल एनर्जी होती है, सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो मेनली कॉन्स्टिट्यूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। तो जो इंटरनल एनर्जी हमारे पास मिल गई, यू इज इक्वल टू मिल गया हमारे पास एफ बाई टू आर टी। दिस इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ऑफ वन मोल, गैस ऑफ वन मोल पार्टिकल्स या मोलिक्यूल्स। उसके बाद हमें यहाँ से पता चलता है कि अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ सीवी, तो सीवी होता है, सीवी इज इक्वल टू, सीवी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी, सीवी। तो यहाँ से अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो मेरे पास मिल जाएगा एफ बाई टू इंटू आर। अब आइडियल गैस कंसीडर करके चलते हैं। फॉर आइडियल गैस, रियल गैस के लिए सिचुएशन अलग होती है, और मेनली हमारे पास जो क्वेश्चन अराइज होता है वो आइडियल गैस के लिए आता है। तो सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर, और मुझे अगर सीपी निकालना है तो सीवी कितना आया, एफ बाई टू इंटू आर प्लस आर, तो यहाँ से आ गया आर इंटू एफ बाई टू प्लस वन। और अगर मैं यहाँ पे गामा निकालूं फॉर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज सीपी बाई सीवी, तो आर इंटू एफ बाई टू प्लस वन अपॉन एफ बाई टू इंटू आर, आर से आर कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आ गया वन प्लस टू बाई आर एफ। तो गामा इज इक्वल टू वन प्लस टू बाई एफ फॉर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, एंड इसको हमें करना है लर्न डायरेक्ट, कि अगर हम एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए गामा की वैल्यू निकालते हैं तो वन प्लस टू एफ, डायरेक्ट एफ की वैल्यू पुट करनी होती है। तो यहां से गामा इज इक्वल टू, गामा इज इक्वल टू वन प्लस टू बाई एफ फॉर मोनो, फॉर मोनो एटोमिक आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, मोनो एटोमिक आइडियल गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज थ्री, देन गामा इज इक्वल टू वन प्लस टू बाई थ्री, दैट इज फाइव बाई थ्री। और अगर हमसे पूछ ले मोनो एटोमिक के लिए सीवी निकाल के दिखाइए, तो सीवी क्या हो जाएगा, एफ बाई टू इंटू आर होता है, और एफ कितना है, थ्री बाई टू आर। और अगर सीपी की बात करेंगे तो सीवी प्लस आर, दैट इज फाइव बाई टू इंटू आर। नेक्स्ट है डाई एटोमिक गैस के लिए, फॉर डाई एटोमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज फाइव, एंड गामा इज इक्वल टू वन प्लस टू बाई फाइव, दैट इज सेवन बाई फाइव। और अगर हमसे पूछ ले सीवी कितना होगा, एफ बाई टू आर होता है, एफ कितना है, फाइव बाई टू आर, तो और सी पी कितना आ जाएगा, आर ऐड कर दो, सेवन बाई टू आर, और गामा इज इक्वल टू सीपी बाई सीवी, दैट इज सेवन बाई फाइव फॉर डाई एटोमिक गैस।
तो यहाँ से जो क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए हैं वो क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ से मैं लिख देती हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। सीपीसीबी से जो क्वेश्चन आया हुआ था डायरेक्ट एचटेट 2022 में, इसमें आया हुआ था द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज, काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मोल ऑफ गैस इज 3/2 × RT। हमसे पूछा गया था वैल्यू ऑफ सीपी विल बी, सीपी कितना होगा। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करते काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट दे रखी है, इसका मतलब हमें क्या दिया गया है, यू, दैट इज 3/2 × R × T। और अगर मैं यहाँ पे सीपी पूछा हुआ है, सीवी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो सीवी इज इक्वल टू DU/dt। और अगर सीपी की वैल्यू निकालनी होती है तो DQ/dt, तो DU/dt दैट इज 3/2 × R। और अगर मैं यहाँ पे सीपी निकालना चाहती हूँ तो सीवी प्लस आर, सीवी आया हमारे पास 3/2 R प्लस आर दैट इज 5/2 R। और आंसर आ गया हमारा 2.5 × R। ये डायरेक्ट था, ये 1 मिनट से भी पहले हो जाएगा अगर प्रैक्टिस होएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन था एस्टेट 2022 में। ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास गिवन है और हमें निकालना है यहाँ पे सीपी, हमें निकालना है यहाँ पे सीपी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ये भी एस्टेट का है, ईयर मेरे को पता नहीं है, ये भी एस्टेट से आया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है, मैं लिख देती हूँ, एन अमाउंट क्यू ऑफ हीट इज एडिड is added to a monoatomic monoatomic ideal gas, monoatomic ideal gas in a process, in a process in which the gas performs a work, performs a work Q/2 on its surroundings, on its surroundings. The molar heat capacity is, the molar heat capacity is। सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास गिवन है एन अमाउंट ऑफ क्यू ऑफ हीट इज एडेड टू ए मोनो एटोमिक आइडियल गैस। सबसे पहले तो हमारे पास जो गैस है वो है मोनो एटोमिक। हमें क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है सॉल्यूशन करने से पहले। मोनो एटोमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3। उसके बाद आइडियल गैस है, हमारे पास जो हीट दे रखी है, जो अमाउंट ऑफ हीट हमने दी है वो क्यू दी है, और यहाँ पे जो वर्क डन है वो Q/2 है, जो वर्क डन है वो Q/2 है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हमें पता है फर्स्ट लॉ क्या होता है, DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW। तो हमें ये DQ की वैल्यू दे रखी है, कितनी है DQ की वैल्यू, Q है, और DU हमें नहीं पता कितना है, और DW भी हमें दे रखा है Q/2। एक और हमें स्टेटमेंट में बोला है कि यहाँ पे बोला है कि जो गैस परफॉर्म से वर्क, गैस परफॉर्म कर दिया वर्क, गैस परफॉर्म्स वर्क, इसका मतलब क्या है, गैस परफॉर्म्स वर्क का मतलब है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द गैस, गैस क्या है, सिस्टम। तो वर्क डन बाय गैस में वर्क को क्या लेना है, पॉजिटिव। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा Q माइनस Q/2, और DU को मैं लिख सकती हूँ CV इंटू DT। और यहाँ से मेरे पास मिल जाएगी जो हीट है वो Q/2। और अगर मुझे यहाँ पे CV की वैल्यू चाहिए, CV की वैल्यू, तो CV की वैल्यू हमारे पास वैसे भी होती है F/2 इंटू R, और F हमारे पास कितना है 3/2 इंटू R। ठीक है, ये सिंपल किसके लिए था, अगर हमारे पास जो हीट है, अगर हमारे पास जो हीट है वो कितनी होती थी Q, लेकिन अब हमारे पास जो हीट है वो कितनी है Q/2, हमारे पास जो हीट है वो Q/2। तो यहाँ पे जो CV होगा, CV जो होगा वो हमारे पास होगा 3 इंटू आर, 3 इंटू आर। तो मोलर हीट कैपेसिटी हमसे पूछा गया था, तो दैट इज इक्वल टू 3R। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन था हमारे पास प्रीवियस ईयर, ये था कि हमारे हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस मस्ट वॉयलेट द, वॉयलेट का मतलब जो फॉलो नहीं करता, वॉयलेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कौन सी सिचुएशन है कि जो फर्स्ट लॉ को क्या करे, वॉयलेट करे। फर्स्ट जो सिचुएशन दे रखी है कि W इज ग्रेटर देन 0, Q इज लेस देन 0 एंड डेल्टा U इज इक्वल टू 0। सेकेंड जो सिचुएशन है कि जो W है वो ग्रेटर देन 0 है, और जो Q है वो लेस देन 0 है, एंड डेल्टा U इज ग्रेटर देन 0।
थर्ड जो सिचुएशन अराइज होती है, थर्ड इज W लेस देन जीरो, सॉरी W इज ग्रेटर देन जीरो, Q लेस देन जीरो एंड डेल्टा U लेस देन जीरो। फोर्थ जो सिचुएशन है, तो जो हमारे पास है W इज लेस देन जीरो, Q इज ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा U लेस देन जीरो। फिफ्थ है W ग्रेटर देन जीरो, Q ग्रेटर देन जीरो एंड डेल्टा U लेस देन जीरो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट लॉ को कौन वॉयलेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो सिचुएशन है कि जो वर्क डन है वो ग्रेटर देन जीरो है और क्यू लेस देन जीरो, डेल्टा यू जीरो होता है। तो यहीं पे हम देखते हैं साइड में कि बताइए सिचुएशन क्या राइज होती है। देखना, हमें पता है कि हमारा जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। फर्स्ट जो सिचुएशन है कि जो डब्ल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो है, डब्ल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो है और ग्रेटर देन जीरो है, और जो क्यू है वो लेस देन जीरो है और डेल्टा यू जीरो है। अगर डेल्टा यू जीरो हो जाए, ये जीरो है, अगर ये जीरो है तो डी क्यू किसके इक्वल होगा, डी डब्ल्यू के। मतलब जितनी अमाउंट ऑफ हीट हम देंगे वो सारी की सारी वर्क डन के इक्वल। तो यहाँ पे अगर हम वर्क डन ग्रेटर देन जीरो लेते हैं और क्यू लेस देन जीरो होते हैं लेते हैं, इक्वल है, ये जीरो है, तो ये दोनों इक्वेशन जो है वो देखना वो वॉयलेट कर रही है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करती है या नहीं करती है। तो डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, मतलब जितनी अमाउंट ऑफ हीट हम देते हैं यहाँ पे वो सारी की सारी वर्क डन के इक्वल है। तो ये जो लॉ है, ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये इसको Q इज लेस देन जीरो, W इज ग्रेटर देन जीरो। देखिए दोनों इक्वल है, तो क्या अगर ये Q ग्रेटर देन जीरो होता तो ये सिचुएशन ठीक थी, लेकिन ये फर्स्ट लॉ को फॉलो नहीं करता, तो ये क्या कर रहा है, वॉयलेट। अब आ जाओ सेकंड सिचुएशन पे। सेकंड जो सिचुएशन है हमारे पास W इज ग्रेटर देन जीरो, Q लेस देन जीरो और डेल्टा U ग्रेटर देन जीरो। अगर डेल्टा U ग्रेटर देन जीरो है और DW भी ग्रेटर देन जीरो है, जब ये दोनों जीरो से ज्यादा होंगे तो जो Q है, जो Q है, क्या ये जो Q है ये लेस देन जीरो हो सकता है। जब यहाँ पे डी यू ग्रेटर देन जीरो है और वर्क डन भी ग्रेटर देन जीरो है, तो क्या यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि क्यू हमें लेस देन जीरो मिले। तो ये भी क्या कर रही है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वॉयलेट करती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थर्ड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन, थर्ड जो ऑप्शन था उसमें है हमारे पास डब्ल्यू इज ग्रेटर देन जीरो, क्यू लेस देन जीरो और डेल्टा यू लेस देन जीरो। देखिए यहाँ पे Q इज लेस देन जीरो, Q लेस देन जीरो है और डेल्टा U भी लेस देन जीरो है, ठीक है। और ये जो DW है ये ग्रेटर देन जीरो है। यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, ये हमें दे रखा है वर्क डन ग्रेटर देन जीरो। वर्क डन इसका मतलब है हमारे पास ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव है और यहाँ पे जो DQ है वो लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव है, और ये जो DU है ये लेस देन जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन ठीक है, सिचुएशन ठीक है, ये भी लेस देन जीरो है और ये भी लेस देन जीरो है, ठीक है। लेकिन जो डी डब्ल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो है। जो हमारे पास ये जो W है ये ग्रेटर देन जीरो है, वर्क डन ग्रेटर देन जीरो हो सकता है यहाँ पे सिचुएशन में, Q लेस देन जीरो है और डेल्टा U। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है, फॉलो करता है। नेक्स्ट जो सिचुएशन है पार्ट, फोर्थ पार्ट हमें बोल रहा है कि वर्क डन लेस देन जीरो, Q ग्रेटर देन जीरो एंड Q ग्रेटर देन जीरो एंड डेल्टा U इज लेस देन जीरो। तो यहाँ पे देखिए Q इज ग्रेटर देन जीरो, Q इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट लो में देखिए कि W इज लेस देन जीरो है और डेल्टा U भी लेस देन जीरो है। तो जब दोनों डेल्टा U और ये W दोनों लेस देन जीरो है, तो हाउ कैन पॉसिबल कि DQ इज ग्रेटर देन जीरो। जब ये दोनों टर्म हमारे पास लेस देन जीरो है देन DQ इज नेगेटिव। तो ये क्या कर रही है, फर्स्ट लो को क्या कर रही है, वॉयलेट, ठीक है। अब है फिफ्थ सिचुएशन। फिफ्थ जो पार्ट है वो है W इज ग्रेटर देन जीरो, Q इज ग्रेटर देन जीरो एंड डेल्टा U इज लेस देन जीरो। Q ग्रेटर देन जीरो है और डेल्टा U लेस देन जीरो है। तो यहाँ पे बेशक लेस देन है लेकिन DW फिर से ग्रेटर देन जीरो है। तो ये जो सिचुएशन है ये क्या करती है, इसको फॉलो करती है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा कि कौन कौन फर्स्ट लो को वॉयलेट कर रहा है यहाँ पे, तो फर्स्ट और सेकेंड और यहाँ पे है फोर्थ।
क्लियर, ये थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पहले आए हुए हैं, वो मैंने नोट डाउन करा दिए हैं। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन का आया हुआ है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इसके लिए मैं एक और बता देती हूँ कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक प्रोसेस की जो इक्वेशन होती है वो होती है P1V1 रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू P2V2 रेज टू पावर गामा इज कांस्टेंट। या सिंपली अगर मैं लिखूं इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ PV रेज टू पावर गामा इज कांस्टेंट। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे P1V1, मुझे यहाँ पे जो इक्वेशन है वो V और T में चाहिए, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि इस P को मैं चेंज कर सकती हूँ। हमें पता है आइडियल गैस सिचुएशन क्या होती है, PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो यहाँ पे अगर मुझे P चाहिए, P, तो मैं इसको लिख सकती हूँ T/V। तो यहाँ पे देखिए P1 की जगह क्या मैं लिख सकती हूँ T1/V1, V1 रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 की जगह लिख सकती हूँ मैं T2/V2, V2 रेज टू पावर गामा। तो मेरे पास ये जो फॉर्मूला बन जाएगा V1 रेज टू पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 रेज टू पावर गामा -1। तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी याद कर सकती हूँ। और मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे, अगर कोई मुझे पूछ ले कि मुझे ना पी वी में नहीं चाहिए और टी वी में नहीं चाहिए, मुझे पी और टी में फॉर्मूला चाहिए एडियाबैटिक वाला, तो मैं क्या करूंगी यहाँ से, T1 तो मेरे पास है, T1 को एज इट इज रखूंगी और V1 की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, T1/P1, T1 में P1 और यहाँ पे गामा -1 इज इक्वल टू T2 एज इट इज, और V2 की जगह रख सकती हूँ मैं T2/V2, T2 रेज टू पावर गामा -1। तो यहाँ से आ गया T1 रेज टू पावर आ गया 1, यहाँ पे पावर है, यहाँ गामा -1 है, तो T1 रेज टू पावर आ गया गामा, और P1 की पावर आ गई 1 माइनस गामा इज इक्वल टू T2 की पावर गामा, और यहाँ से P1, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं ठीक है, ये P1 की पावर, P1 को ऊपर ले आई ना, ठीक है, तो P1 की पावर -1 माइनस गामा गामा, और P2 को ऊपर ले आई क्योंकि P2 की पावर थी गामा -1, मैं ऊपर ले आऊंगी तो 1 माइनस गामा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आ जाएगी T1 रेज टू पावर गामा, P1 रेज टू पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू T2 रेज टू पावर गामा और P2 रेज टू पावर 1 माइनस गामा। दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हम करते हैं एक न्यूमेरिकल एडियाबैटिक एक्सपेंशन का। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जो क्वेश्चन था इस बार एस्टेट 2020 जो क्वेश्चन था द प्रेशर इनसाइड ए टायर, द प्रेशर इनसाइड ए टायर is 4 times that of atmosphere. If the tire bursts suddenly, if the tire bursts suddenly, एकदम से टायर बर्स्ट कर लेता है, at temperature 300 Kelvin, the new temperature will be, बर्स्ट होने के बाद का टेम्परेचर, द न्यू टेम्परेचर विल बी। तो यहां से हमें T2 पूछा गया। सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे, देखिए सॉल्यूशन में ध्यान से समझना, यहाँ पे प्रेशर इनसाइड ए टायर इज 4 टाइम्स दैट ऑफ एटमॉस्फेयर। मान लीजिए ये टायर है, ठीक है, और यहाँ पे जो प्रेशर दिया हुआ है बाहर से अंदर की तरफ जो लगा हुआ है वो प्रेशर वो P है मान लीजिए, और जो अंदर जो प्रेशर है टायर के अंदर जो प्रेशर लग रहा है वो है 4 टाइम्स ऑफ P। ठीक है, बाहर मैं P मान लेती हूँ तो अंदर क्या हो गया 4P। और इस टायर ब्रस्ट में सडनली एट टेम्परेचर, इसका मतलब हमें T1 दे रखा है 300 केल्विन, मुझे निकालना है T2 न्यू टेम्परेचर क्या होगा। तो यहाँ पे P1 को मान लेती हूँ मैं P है, और P2 को मान लेती हूँ मैं 4P है, और T1 मेरे पास दे रखा 300, मुझे निकालना है T2। तो यहाँ पे अभी हमने इक्वेशन पढ़ी थी, सिंपली अगर जिसको भी याद नहीं होती तो मैं ये इक्वेशन ये हमेशा याद रखती, पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और अगर मुझे ये जो इक्वेशन है पी और टी में चाहिए तो मैं पी को चेंज कर लेती हूँ, हमें पता है पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और अगर मुझे यहाँ से चाहिए पी की वैल्यू, अगर मुझे चाहिए पी की वैल्यू तो वो हो जाएगी T/V। तो यहाँ से हमेशा ये जो फॉर्मूला बन जाएगा T/V रेज टू पावर गामा -1, तो T1 इंटू V1 रेज टू पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 रेज टू पावर गामा -1। तो हम अब सोल्व करते हैं, हमारी इक्वेशन हमारे पास आ गई है, ये इक्वेशन यूज करनी है। ठीक है, तो T1 कितना है 300, V1 सॉरी हमें किस में चाहिए था, ये हमने थोड़ा सा, ये हमें चाहिए था P में चाहिए था, तो इसको हम रख करते हैं
हमें चाहिए था ये टी और पी में, सॉरी पी और टी में। तो पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और अगर मुझे ये इक्वेशन चाहिए पी और टी में, तो पी की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, पी की जगह मैं रख सकती हूँ पी वी प्रोपोर्शनल टू टी, और पी की जगह नहीं रखना, मैंने वी की जगह रखना है, तो वी प्रोपोर्शनल टू टी बाय पी। तो पी यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, यहाँ से आ गया पी, वी की जगह टी बाय पी रेज टू पावर गामा इज कांस्टेंट। और अगर मैं दो टर्म में यूज करूंगी इसको, तो हो जाएगा ये पी रेज टू पावर, यहाँ से 1 थी और गामा ऊपर आ गई, तो 1 माइनस गामा इंटू, ये मैंने पीछे अभी निकलवाया भी है, तो P1 इज इक्वल टू P2 1 माइनस गामा T2 रेश टू पावर गामा। पुट द वैल्यू, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे। अब हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए P1 हमें दिया गया P रेश टू पावर 1 माइनस गामा, T1 है 300 इज इक्वल टू P2 है 4 इंटू पी रेज टू पावर 1 माइनस गामा, और T2 हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से आ गया T2 इज इक्वल टू P अपॉन 4 P रेज टू पावर 1 माइनस गामा इंटू 300, इसकी भी पावर थी गामा, ठीक है। तो T2 इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 1/4 रेज टू पावर 1 माइनस गामा इंटू 300। तो यहाँ से जो हमारा आंसर था, आंसर था हमारे पास जो है वो आ गया 300 इंटू, इसको सॉल्व करते हैं 1/4 की पावर 1 माइनस गामा। अब यहाँ पे प्रेशर इनसाइड है एयर के लिए, जो एयर के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन होती है तो डाई एटॉमिक गैस मान लेते हैं, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 5 हो जाता है, और यहाँ से मैं गामा की वैल्यू क्या निकाल लेती हूँ 7/5। तो यहाँ से अगर मैं इसको लिखूं तो 1/4 1 माइनस 7/4 दैट इज 1, सॉरी 300 की भी तो पावर थी ना, 300 की पावर गामा, 300 की पावर गामा, गामा, और ये थी 1 माइनस गामा। तो यहाँ से आ गया मेरे पास T2 इज इक्वल टू, T2 इज इक्वल टू 300, और यहाँ पे भी तो गामा था, यहाँ पे भी तो गामा था, यहाँ पे भी गामा था, और यहाँ पे भी गामा है, T2 की पावर गामा, और ये गामा, और ये 1 माइनस, एक बार मैं इसको ऐसे काट देती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। तो यहाँ पे तो नेक्स्ट स्लाइड है ही नहीं हमारे पास, हम करते हैं यहाँ पे, ये जो पार्ट हमारा रह गया है इसको हम करेंगे यहाँ पे। देखिए दोनों मैं अब यहाँ पे गामा की जो पावर है वो 1 माइनस गामा पावर 1 बाय गामा से दोनों तरफ लेती हूँ, तो T2 यहाँ पे आ गया 300 की पावर गामा थी, गामा अपोन गामा, गामा अपोन गामा, और यहाँ था 1/4 रेज टू पावर 1 माइनस गामा अपोन गामा, तो यहाँ आ गया 300, और 1/4 रेज टू पावर 1 माइनस गामा अपोन गामा, तो 1 माइनस 7/5 अपॉन 7/5। तो यहाँ से 300 1/4 की पावर, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये -2/5 और इंटू 5/7, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, तो ये पावर आ जाएगी -2/7, -2/7। हाँ जी यही आंसर है। ये क्वेश्चन था एस्टर 2022। यहाँ पे क्वेश्चन हमें गिवन था द प्रेशर इनसाइड ए टायर इज 4 टाइम्स दैट ऑफ एटमॉस्फेयर इफ द टायर बर्स्ट सडनली एट टेम्परेचर 300 केल्विन द न्यू टेम्परेचर विल बी। तो यहाँ पे हमें पता है कि टायर के अंदर का जो प्रेशर है वो 4 टाइम्स ज्यादा है एटमॉस्फेयर से, और ये टेम्परेचर 300 केल्विन पे एकदम से ब्रस्ट करता है, ब्रस्ट करने के बाद जो नया टेम्परेचर होता है उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन लेनी है एडियाबैटिक एक्सपेंशन की, कौन सी एडियाबैटिक प्रोसेस की, कौन सी, जब भी कोई भी टायर सडनली ब्रस्ट करता है तो हमें यहाँ से हिंट मिल जाता है कि हमें कौन सा अप्रोक्सीमेशन पढ़ना है एडियाबैटिक। और एडियाबैटिक की जो इक्वेशन होती है वो होती है यहाँ से P रेज टू पावर 1 माइनस गामा इंटू टी रेज टू पावर गामा इज कॉन्स्टेंट। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करती हूँ गामा की वैल्यू, यहाँ पे गामा का कॉन्सेप्ट आता है कि हम गामा कैसे ले, क्योंकि एयर डायरेक्ट एटमॉस्फेयर की बात की जा रही है, तो हम यहाँ पे क्योंकि हमें पता है एयर में ऑक्सीजन भी होती है, सारी डाई एटॉमिक गैसेज होती हैं, और डाई एटॉमिक गैसेज के लिए हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5, और यहाँ से हम गामा निकाल लेते हैं CP/CV दैट इज 7/5। तो इस इक्वेशन को लगा के हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं T2 इज इक्वल टू 300 इंटू 1/4 रेज टू पावर -2/7 दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे पास सेंड कर सकते हैं।